Hello everyone, welcome to the Advanced Learning by RK Sir। RK Sir के साथ एडवांस लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आप सभी ये जानते हो कि आरके सर ने आप सबको बता दिया है कि थियरी लेक्चर के बाद एमसीक्यू लेक्चर आएगा। एमसीक्यू लेक्चर जो होगा पर डे उसी चैप्टर का आएगा जो चैप्टर आरके सर आपको थ्योरी पढ़ा के जाएंगे। जो थ्योरी आरके सर पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज शाम को आ जाएगी। तो वो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैं। मेरा नाम है प्रखर मिश्रा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आता है तो। वीडियो कैसा लगता है इसका रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सुबह का जो फंडामेंटल राइट जो आपको पढ़ा रखा है आरके सर ने, सेम वही लेक्चर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 है और जैसा कि मैंने बताया इसको लेकर आपके लिए आ रहा हूं मैं प्रखर मिश्रा। हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है। तो ये कहता क्या है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है या फिर मूल कर्तव्यों से या फिर नागरिकता से। तो हमारे संविधान का और या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन डी कहता है। तो हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो संबंधित है भाग 3, यानी भाग 3 का संबंध किससे है, मौलिक अधिकारों से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य का संबंध, मूल कर्तव्य का संबंध किस भाग से है, तो ये संबंध है 4A से। इसका कौन सा 4A है, इसका भाग कौन सा है, 4A है। ठीक है, आप एकदम अच्छे से जानो इस चीजों को। नागरिकता का प्रावधान किसमें है, भाग 2 में है। भाग 2 में हमारे है नागरिकता का प्रावधान। और डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पे दिए गए हैं, ये हमारे संविधान में दिए गए हैं भाग 4 में, भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो थे ये क्या शुरू से थे, नहीं, ये शुरू से नहीं थे। इसको कैसे लाया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। और इससे क्या किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में एक पार्ट 4A में लाया गया और इसका आर्टिकल क्या बना, 51A बना। इसका आर्टिकल क्या बना, 51A बना, जिससे कि इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ सर, इसलिए सर के थ्योरी लेक्चर जरूर देखना। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई थी, यानी पूछना क्या चाहता है कि मूल अधिकार सबसे पहले किस देश में दिया गया था, किस देश के नागरिकों को सबसे पहली बार मूल अधिकार दिया गया था। तो वो देश कौन सा था, मूल अधिकारों को सबसे पहले जिस देश में नागरिकता मान्यता दी गई थी तो वो देश था हमारा कौन, भारत था, नहीं, अमेरिका था, फ्रांस था या ब्रिटेन था। तो वो देश था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हैं इसे, या फिर अमेरिका कह सकते हैं इसे। ठीक है। भारत में क्या है, भारत में सारी चीजें कहां से कुछ ना कुछ चीजें संविधान की हमने कहीं ना कहीं से ले रखी हैं। हमने संविधान की सारी चीजें कहीं ना कहीं दूसरी जगह से कुछ चीजें ले रखी हैं। जैसे हमने अमेरिका से क्या ले रखा है, मौलिक अधिकार ले रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। इसी अमेरिका से हमने ले रखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसी से हमने ले रखा है लिखित संविधान प्रस्तावना। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग हमने कहां से ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है। इसी के बाद हमने ले रखा है सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश भी, मुख्य न्यायाधीश भी इसी से हटेंगे, महाभियोग से हटेंगे। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये हमने कहां से लिया है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये हमने कहां से ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बता दूं फ्रांस से हमने क्या रखा है, ब्रिटेन से क्या ले रखा है, थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फ्रांस से अगर बात करते हैं तो फ्रांस से हमने दो चीजें ले रखी हैं। सबसे पहली चीज ले रखी है गणतांत्रिक व्यवस्था, लोग जो हमारा रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है वो हमने कहां से ले रखी है, फ्रांस से ले रखी है। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन से, तो भाई ब्रिटेन से तो हमने बहुत सारी चीजें ले रखी हैं। जैसे ब्रिटेन सरकार द्वारा दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे देश का 75% संविधान निर्मित हुआ है। सबसे पहली चीज, हमारे देश का 75% संविधान कहां से आया है, 1975 के एक्ट से आया है। ठीक है। और उसके बाद हमने इनसे क्या लिया है, एकल नागरिकता लिया है, संसदीय कार्यप्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में लिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है, सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर है। तो पूछ रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किसमें है। कोई ऑप्शन 1 आपके पास है अनुच्छेद 12 से 35,
ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 13 से 35 और अनुच्छेद आपका 13 से 36 है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 15 से 39 और चौथा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 16 से 40। तो यहां मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 12 से 35 में आपके जो है डिस्कस किया गया है आपसे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, और ये सर ने आपको बता दिया होगा या फिर अभी अगले लेक्चर्स में बताएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहां पर आपको हल्का हल्का बता देता हूं। अनुच्छेद हमारे पास जो है वो आपके हैं कैसे मौलिक अधिकारों में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकारों के लिए जो सबसे पहली बात आती है समता का अधिकार या बराबरी का अधिकार। तो बराबरी का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक दे रखा है बराबरी का अधिकार। बराबरी का अधिकार, ये जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं ना, इस चीज को एक बार ध्यान देना यार, इससे तो क्वेश्चन बनते हैं, साथ में इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कई बार उसने पूछ लिया कि बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में कहां से कहां तक दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और 21 क्या है? 20 आपका है अपराधों से संरक्षण है, अपराध के प्रति व्यक्ति के संरक्षण, या इसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21 क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। उसके बाद 22, अगर हम बात करते हैं 22 की, तो 22 फिर वही चीज है व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली, जिसमें गिरफ्तारी गिरफ्तारी आती है। सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे सर आपके। और उसके बाद बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक दिए हैं। 23 कहता है कि मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाते हैं हम। 24 कहता है कि हम क्या करते हैं? बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं। और इसमें बाल श्रम क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों था पहले, बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया है? 25 से आपका दे रखा है टोटल 28 तक, यानी 25 नंबर आर्टिकल से 28 नंबर आर्टिकल तक दे रखा है आपका क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद कहता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार या संस्कृति का अधिकार, ये किस आर्टिकल में दे रखा है? ये हमारा आर्टिकल नंबर हो जाएगा 29 से 30 तक, 29 से 30 तक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो दे रखा है 32 से 35 में। तो 32 से 35 में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डिटेल में देखने के लिए आपको सर के लेक्चर को रेफरेंस करना है। बार बार मैं कह रहा हूं बिना लेक्चर सर का देखे अगर आप इसे करोगे तो उतना इंटरेस्ट आपको नहीं आने वाला। ठीक है, तो 32 से देखो, अब यहां पर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था आर्टिकल 32 से 35, इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा था संविधान की आत्मा। इसे संविधान की आत्मा किसने कहा? श्री भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी ने इसे कहा था। ठीक है, और अंबेडकर जी कौन थे? अंबेडकर जी हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, संविधान का पिता कहते हैं इन्हें। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करते चलना साथ साथ में। पूछ रहा है प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? हमारे संविधान में जो प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दे दिए गए थे, तो हमारे संविधान में देखो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, ये आपको सबने बताया होगा। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन हुआ क्या? प्रारंभ में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन होता क्या है कि एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? 44वां संविधान संशोधन। और 44वें संविधान संशोधन से होता क्या है कि 44वें संविधान संशोधन होता है 1978 में, और इसमें किया क्या जाता है? संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार था, जिसको कि बाहर किया गया और वहां पर क्या ला दिया गया? अब इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब ये कहां चला गया? आपका कानूनी अधिकार हो गया, यानी संपत्ति। हमारे पास कुल मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6 हो गए। तो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या था? संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, या 42वें संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए क्या था ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल हमारे मूल संविधान का हिस्सा था ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा था। और मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता दिया, अनुच्छेद 12 से 35 तक दे रखा है। संसद द्वारा 1942वां संविधान संशोधन में आपको यहाँ एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष अखंडता हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। कई सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आगे आगे हम देखते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, या फिर कर सकता है संसद, या फिर कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 के दौरान जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तभी यह काम हो सकता है। लेकिन इसमें भी आपको बता दूं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी कि अपराधों के प्रति संरक्षण और जीवन जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
ये अपराध कभी, ये मौलिक अधिकार आपके कभी भी खत्म नहीं हो सकते, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज और जान लो, यहां पर दिया है संसद, तो संसद जो दिया है इसके अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति क्या करते हैं, इमरजेंसी ऐसे नहीं ला सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में जाना होगा, लोकसभा या राज्यसभा से आपका प्रस्ताव पास होकर के आएगा। लोकसभा कहती है कि भैया यहां पर क्या करो आप, लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव बनकर आता है, क्या कहा जाता है कि इमरजेंसी लगा दो, जरूरत है हमें। इमरजेंसी क्यों लगेगी, पहला हो जाएगा कि कोई युद्ध हो जाए किसी भी देश से, दूसरा हो जाएगा बाह्य अशांति हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तीसरा हो जाता है आपका सशस्त्र विद्रोह भारत के अंदर हो जाए। ठीक है, इन सब सारे कारणों से क्या होता है, इमरजेंसी लग जाती है संविधान में। लेकिन देखो यहां पर क्या है, संसद से अनुमोदन जरूर होता है, लेकिन लागू कौन, निलंबन कौन कर सकता है, निलंबन राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है या उच्च न्यायालय को दिया गया है या प्रधानमंत्री को दिया गया है या इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है या उच्च न्यायालय को, तो मैं आपको बता दूं यहां पर इन दोनों ही न्यायालयों को क्या है, इन दोनों को ही अधिकार है। लेकिन यहां पर जो आपका सबसे बड़ी चीज पूछा है मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों को ध्यान देना, शब्दों को मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में केवल और केवल किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। केवल और केवल अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास इसमें अधिकार नहीं है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस पर सुनवाई की जाए, और यह जस्टिसेबल है, इस पर कोर्ट अपना न्याय भी देगी। भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल न्यायाधिकारों को क्या कर सकते हैं, मूल नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको अभी ही बताया, क्या बताया कि भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किन स्थितियों में, जब राष्ट्रपति जो है आपका इमरजेंसी लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, आपातकाल लगा देंगे, तो आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, आपातकाल की स्थिति में हमारे देश में नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बता रहा हूं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के मामले में आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मामला ऐसा है जो कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्य के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, या फिर नन ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं यहां पर ऑप्शन जो आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकार। अभी मैंने बताया था मूल अधिकारों पर किसका अधिकार है, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का। तो देखो यहां पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। वहां पर जो है ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय भी था, उच्च न्यायालय भी था, लेकिन बोध कहीं नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन वहां पर इस साथ हमने किसको लगाया था, सर्वोच्च न्यायालय को। अब यहां पर हमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में भी आता है, उच्च न्यायालय क्षेत्र में आता है, तो वो होता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी संविधान उल्लंघन से संरक्षण। क्योंकि केंद्र और राज्य क्या है, ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या है, मूल न्यायाधिकार है। मूल न्यायाधिकार, राज्य के बीच विवाद, यह भी मूल न्यायाधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का संरक्षक किसे माना गया है, प्रधानमंत्री को माना गया है, राष्ट्रपति को माना गया है, न्यायपालिका को, कि मंत्रिमंडल को। तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है, हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका को क्या कहा गया है, संविधान का संरक्षक, यानी संविधान का संरक्षक गार्जियन किसे कहा गया है, न्यायपालिका को। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जो है जो भी पार्टी आपकी जीत के आती है, यानी लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल या राज्यसभा, देखो बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा या राज्यसभा कोई से भी हो सकता है, सदस्य कहां का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वह सदस्य ही हो, तो बिना सदस्य के भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इस स्थिति में इसको 6 माह के भीतर सदन के किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। डिटेल में आपको बताएंगे सारी चीजें आरके सर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी। तो यहां पर सीधा सीधा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, देखो मौलिक अधिकार हमें दिए जा रहे हैं आर्टिकल 12 से 35। तो 12 से 35 में समता का, समाज का भी हमारे पास अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, 21 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 टाइप की चीजें। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। हम कहां जाते हैं, आर्टिकल 32 संविधान के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, कि हमारे साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में से निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध गारंटी है सॉरी गाइस, यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए के अधिकारों के बिल के भांति नहीं है।
तो देखो एक चीज ये जान लो कि हमने इसको कहां से लिया है, मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए हैं। तो ये चीज तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है कि यूएसए के बिल की भांति नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हमने वहीं से लिया है उसी की तरह तो होगा। सॉरी गाइस। फिर कह रहा है कि यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध गारंटी है। दूसरा कह रहा है यह संविधान के भाग 3 में, तो संविधान के भाग 3 में तो है ही। और राज्य कीर्ति क्या होती है? राज्य कीर्ति मतलब राज्य का शासन अगर आपके विरुद्ध कोई एक्शन ले रहा है तो उसके खिलाफ गारंटी है। बिल्कुल ये गारंटी है, कोई भी आपके साथ ऐसा एक्शन नहीं ले सकता जो आपके मानवाधिकार को, मूल अधिकार को प्रभावित करता हो, मौलिक अधिकार को प्रभावित करता हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2 तथा 3 तीनों ही सही है। 1, 2 तथा 3 तीनों ही सही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन ऐसा है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? सो गाइस इसके आंसर आप लोग दो जल्दी से जल्दी। तो विधायन सत्ता पर कौन लगा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14, 15, 16, 17। तो देखो विधायन सत्ता पर नियंत्रण कौन लगाता है? आर्टिकल आपका लगा देता है 17। विधायन सत्ता पर जो है आर्टिकल कौन सा लगाता है? विधायन सत्ता पर देखो 14 क्या कहता है? 14 कहता है यहाँ पर आपका जो है समता का अधिकार। 15 कहता है कि छुआछूत भेदभाव इत्यादि का विरोध किया गया है। 16 कहता है कि आपका लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिया जाएगा। 17 कहता है अछूआछूत और अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ से। लेकिन अगर मैं कहूं कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगा सकता है, तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगा सकता है? आर्टिकल 14 लगा सकती है भाई, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्यों? क्योंकि विधि के समक्ष सब लोग समान है। मैंने बताया ना, आर्टिकल 14 लगा सकती है। क्यों? क्योंकि विधि के समक्ष सभी लोग समान है। अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ध्यान देना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पर आया था ये? यूपी पीसीएस में आया था, यूपी पीसीएस में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगा सकता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है आर्टिकल 14, यानी समता का अधिकार जिसने हमें दिया है। कोई भी नागरिक विधि के समक्ष समान है, तो विधि के सत्ता नहीं हो सकती, विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। किस लिए बताया था? ये बताया था मानव संरक्षण के खिलाफ, मतलब मानव संरक्षण होता है तो इसमें मैंने बताया था आर्टिकल 24 जो होता है वो बात करता है बाल संरक्षण के खिलाफ, यानी बाल श्रम को मंजूरी नहीं दे सकते आप, तो ये होता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24। 17 क्या है? छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, किसी व्यक्ति को हम छुआछूत अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 19 क्या कहता है? 19 आर्टिकल हमारा कहता है स्वतंत्रता। 23 क्या कहता है? 23 आर्टिकल हमारा कहता है मानव तस्करी को हम रोकेंगे, मानव तस्करी को। तो यहां पर जो आर्टिकल सही है वो है 24। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिल गई है? क्या कह रहा है कि मतलब कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसको अगर मिला के पढ़ा जाए तो समान कार्य समान वेतन भी मौलिक अधिकार हो जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ऐसा अनुच्छेद कौन सा है भाई? देखो 14 देखें तो विधि के समक्ष समानता है, समानता की बात तो कर रहा है। 15 क्या है? 15 कह रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, भेदभाव धर्म नस्ल इत्यादि नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है हम समान अवसर देंगे सरकारी नौकरियों में सबको, लोक नियोजन में सबको समान अवसर देंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तीनों ही ऑप्शन मतलब 14, 15, 16 तीनों ही आर्टिकल को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो यह कहता है आपका सुप्रीम कोर्ट कि यह क्या है? समान कार्य और समान वेतन मौलिक अधिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि समानता आपको देनी है, भेदभाव आप कर नहीं सकते, लड़का है लड़की है पुरुष है स्त्री है इस नाम पर भेदभाव कर नहीं सकते। 16 क्या है कि सबको समान अवसर तो देना ही देना है। इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इसका अधिकार, किसका अधिकार? समान वेतन का अधिकार, समान कार्य समान वेतन का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। वैसे समान कार्य और समान वेतन का अधिकार कहां है? समान कार्य और समान वेतन का अधिकार वैसे हमें मिलता है हमारे डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि हमारे किससे आता है? सप्रू रिपोर्ट से आ रहा है, सप्रू रिपोर्ट से। हमारे संविधान में सप्रू रिपोर्ट से जुड़ा था। और ये इसके किस आर्टिकल में है? ये इसके आर्टिकल नंबर आपका है समान कार्य और समान वेतन के लिए 39A आर्टिकल नंबर 39 और उसका भी ए क्या कहता है? समान कार्य के साथ साथ आपको समान वेतन देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस 16 नंबर देखते हैं, विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो आपका क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपका कैसा? नागरिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या फिर आपका कैसा है? तो ये हमारा है नागरिक अधिकार। ये हमारा क्या है?
नागरिक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो होता है वो आपका नागरिक अधिकार होता है। नागरिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह विधि के समक्ष समानता रखेगा। आर्टिकल नंबर 14 हमारा कहता है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 17। 14 मैंने बता दिया समता का अधिकार। 15 मैंने बता दिया आपको कौन सा? धर्म, जाति, भेदभाव, नस्ल इत्यादि पर भेदभाव कुछ भी नहीं होगा। 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत, जो कि क्वेश्चन दिया है। 19 कहता है आपका क्या? 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा 19 में भी देखो, 19 में भी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इस तरह की चीजें हैं। तो 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता। और ए क्या कहता है? 19 का ए कहता है बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। बी कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से और सभ्य तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप सभ्य और शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हो। सी कहता है आप संघ बना सकते हो, यूनियन बनाओ आप। देश के लिए किसी भी क्षेत्र में आवागमन स्वतंत्रता 19 का डी देता है। जैसे आप कहते हो ना कि हम शिमला जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, अब तो जम्मू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कहते हो कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान कह लो तो आपको वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। लेकिन अगर देश के किसी भी कोने में घूमने की स्वतंत्रता देता है तो वो कौन सा है? 19 का डी आर्टिकल है। अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, देश में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है देश के अंदर, तो ये क्वेश्चन था देश के अंदर आवागमन स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? 19 का डी प्रदान करता है। तो ई क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं आप। एफ जो था वो संपत्ति का अधिकार था, अब ये खत्म हो चुका है। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन देता है? आपका जी देता है। जी देता है आपका कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। फिर कह रहा है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या फिर ऊपर के सभी। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऊपर के सभी। क्यों? क्योंकि देखो हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली हुई है। कहां से कहां तक? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 28 से आपका कौन सा? 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उसके बाद आपका कहता है कि आर्थिक समानता आपको 16 नंबर आर्टिकल दे रखा है, आर्थिक समानता देता ही है। सामाजिक समानता 14 नंबर आर्टिकल देता ही देता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 को किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? अनुच्छेद 15 जो है वो किसके अधीन वर्गीकृत है? अब देखो मैंने आपको बताया था ना शुरू में आर्टिकल जो है 14 से जो है 18 तक आपका दे रखा है समता का अधिकार। तो उसी तरह देखो क्वेश्चन पूछ लिया अनुच्छेद 15 किसके अधीन वर्गीकृत है? तो ये है समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान देना यार, जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, जो क्वेश्चन के अंदर सब टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ना, ऑप्शन पे मत जाओ। ऑप्शन तो देखो, इस में जो एक्स्ट्रा कंटेंट बता रहा हूं उसे ऑब्जर्व करो, वहां से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? मैंने बता दिया आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी बताया मैंने 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 आपका दे रखा है। तो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से अलग कौन है? वाह क्या क्वेश्चन है। देखो निम्न में से अलग बताना है आपको। अनुच्छेद 14, 15, 16, 19। यहां पर जो सारे चारों के चारों अनुच्छेद है, सबसे पहले क्या है? वो हमारे मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। अब लो, अब मौलिक अधिकार तो ठीक था, लेकिन इसमें पूछ लिया ये क्यों अलग है और कौन सा अलग है। ठीक है, कौन सा अलग है? तो यहाँ पे बता दूं आपका अलग कौन सा है? आर्टिकल 19 अलग है। और क्यों अलग है? क्योंकि ये तीन के ऊपर के जो तीन है ना, ऊपर के तीन, ये मेरे अभी पिछले टॉपिक जो मैंने बताया ना, समता का अधिकार, तो मतलब आपका बराबरी का अधिकार जो आपको मिलता है वो कहां से मिलता है? आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी ऊपर वाले सभी क्या है? समता के हैं, और 19 क्या है? वो स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अलग हो जाता है इस तरह से। देखो किस तरह के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई राज्य बनाम चंपक द्वैरायम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या कि चेन्नई राज्य बनाम चंपक देवरायजन विवाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समानता के अधिकार को, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, अस्पृश्यता के अधिकार विरुद्ध अधिकार को, या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को, या इनमें से कोई नहीं? देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो टाइपिंग मिस्टेक है ये यहां पर अलग है, ये एकदम अलग है। इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं, इसको मैं अभी काट दे रहा हूं, ये मत मानो आप ऑप्शन में। तो अब इतने ऑप्शन आपके सामने आ गए। कौन कौन से आ गए ऑप्शन? ऑप्शन आपके सामने आ गए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया था।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आर्टिकल 19 में भी बहुत सारे सब डिवीजन है। क्या है, आर्टिकल 19 में भी बहुत सारे सब डिवीजन है। तो आर्टिकल 19 का जो 1 है या ए है वही कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो हमारे लिए क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल जो है आपका कानूनी रूप से कुछ नहीं है आपका, आर्टिकल 361 है आपका, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग लाते हैं, महाभियोग लाते हैं हम आर्टिकल 361 से, सॉरी महाभियोग लाते हैं हम 61 से। 61 क्या है आपका, महाभियोग लाने का अधिकार देता है। महाभियोग कहां से आता है, 61 से आता है, अनुच्छेद 61 से। अच्छा, महाभियोग कैसे आएगा, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी उठ सकता है, और इसको क्या करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा से पास कराना होगा, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा ये, फिर राष्ट्रपति, अगर ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि यार उसी को हटा रहे हैं, उसी के पास थोड़ी भेजेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, तो पहला कहता है बोलने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो देखो ये सारे क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एकदम स्पेशली बता दिया, बोलने का अधिकार 19A, व्यवसाय का अधिकार 19G, उसके बाद धर्म का अधिकार वही चीज आपकी आ गई 25 से 28 आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, सब आर्टिकल ही है ये। तो हड़ताल पर जाने का अधिकार तो मैंने कहीं नहीं बताया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 25 का संबंध है समता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म के स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया आर्टिकल 25 का संबंध किससे है। मैंने आपसे कहा था शुरू में, क्या, समता का अधिकार 14 से 18, याद करवा लो इस चीजों को। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संपत्ति का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है ही नहीं, ये तो हट गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 25 से 28। तो यहां पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से क्या है, आर्टिकल 25 से 28। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता क्या है, अल्पसंख्यक स्वतंत्रता है, बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे यहाँ अल्पसंख्यक को स्वतंत्रता दी गई है। क्या, आर्टिकल 29 और 30। 29 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर नए शिक्षण संस्थान बना रहे हैं तो सरकार उनको सभी लोगों की तरह उनको भी अनुदान देगी, ये कहता है आपका अनुच्छेद 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का उल्लंघन होगा, इससे धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, राष्ट्रगीत को गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है, या इनमें से सब सही है। तो देखो ये चीजें जो होती है ना, ये क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। इसमें देखो वक्तव्य दे रखा है, आपको पढ़ के बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर सारे सही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारे साथ थोड़ी सी मैं कहता हूं थोड़ी सी कंफ्यूजन टाइप की चीजें बन जाती हैं। तो यहां पर एकदम एक एक चीजें मैं क्लियर करवा के चल रहा हूं एमसीक्यू में, इसलिए आप इसको एकदम जो मैंने कंटेंट बताए हैं ना ऑप्शन के अलावा, उसको एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करना है यार, वीडियो को रिवाइज करना बार बार। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, राष्ट्रगान गाने के लिए हम क्यों बाध्य कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते किसी को। मतलब देखो आप देखते हो कि हॉल में हमारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या हुआ कि हॉल में सभी जगह पिक्चर हाउस में राष्ट्रगान को क्या किया गया, कंपलसरी कर दिया गया। जब कंपलसरी किया गया इसको, तो कुछ लोग अभी भी हैं जो हॉल में नहीं खड़े होते हैं, भाई उनकी अपनी इच्छा है, तो हम कैसे इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का उल्लंघन होगा। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, भाई हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, हमें मन करेगा हम बोलेंगे, नहीं मन करेगा नहीं बोलेंगे, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका उल्लंघन हो जाएगा। दूसरा कहता है इससे धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल, हमारा धर्म क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो हम अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। हो सकता है हमारा धर्म कहता हो कि हम नहीं गाएंगे, हो सकता है हमारा धर्म कहता है हम जोर जोर से गाएंगे, तो वो सारी चीजें हमारी हैं, ठीक है। राष्ट्रगीत को गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। यह भी बात सही है कि राष्ट्रगीत को गाने के लिए हमारे पास किसी भी व्यक्ति को विधिक उपबंध हम नहीं लगा सकते कि तुम जो है ये काम करो, ठीक है। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो यहां पर आपका सही हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, राष्ट्रगीत क्या है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, और यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है क्या, कि राष्ट्रीय प्रतीकों का हम सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। हमारा संविधान जो हमें मौलिक अधिकार दे रहा है ना, वही हमसे यह निवेदन भी कर रहा है। हालांकि यह नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन वही संविधान हमसे निवेदन भी कर रहा है कि आप हमारे इन कर्तव्यों को मानो, इन मौलिक कर्तव्यों को मानो। और मौलिक कर्तव्य में एक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का हम सम्मान करेंगे, इसलिए हमें अपने राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें जो है इसको वो नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी तरह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
एक चीज यहाँ पे ऑप्शन में देखना यार, ये राष्ट्रीय गीत दे दिया है, ऑप्शन देखो कितना खतरनाक है, ये राष्ट्रीय गीत दे रखा है। राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। और यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, राष्ट्रगान की, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, राष्ट्रगान की, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और क्वेश्चन गलत सही हो गया ये केवल एक और दो, सॉरी एक और दो, केवल एक और दो सही है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रगान है। देखो ऐसे ऑप्शन आते हैं और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पर आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं भी आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपका आता है कहां पर, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ये भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस में। एसएससी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं यार कभी कभी, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से ऑप्शन पढ़ना। एक ऑप्शन मैंने गलत पढ़ा, राष्ट्रगान पढ़ लिया फ्लो में, और हुआ क्या, क्वेश्चन गलत, ठीक। इसलिए पेशेंस के साथ और प्रैक्टिस, मोर देन मोर प्रैक्टिस करना आप लोग। सो गाइस, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप केवल मैसेज करोगे, किसी भी तरह का कॉल नहीं करेंगे आप। अगर आप कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, फिर बाद में ये जो आते हैं ना कि ब्लॉक कर दिया सर, ब्लॉक कर दिया, क्यों कर दिया, तो वो सारी चीजें आ जानी शुरू हो जाती हैं। सो गाइस, आपको मैं बता दूं, इस एमसीक्यू को करने के लिए आपको, हालांकि मुझे शुरू में बताना चाहिए था, आपको रोजाना मैं 25 एमसीक्यू कराऊंगा, 25 एमसीक्यू। और 25 एमसीक्यू को करने का तरीका क्या होगा कि 1 से लेके 25 तक आप क्या करोगे, अपने कॉपी पे नंबर कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 25 तक लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, 25 का ए लिखोगे, पहले का ए लिखोगे आप यहाँ पे। मान लिया आपका ऑप्शन, मैंने क्वेश्चन लगाया, आपने ए लिख दिया, और मेरा ऑप्शन आ रहा है बी, तो आप बी भी लिख लोगे, यहाँ पे बगल में बी लिख लोगे, ठीक है। अगर ए ही आया मेरा भी, तो आप इसको बगल वाला ट्रिक कर दोगे ऐसे, सही का, ठीक। अगर मेरा भी ए ही आया तो आप इसको बगल वाला ट्रिक कर देना। ऐसे करके आप 25 के 25 क्वेश्चन को जोड़ लेना, कितने गलत किए कितने सही किए, तो इससे आपका क्या होगा, एक वैल्यूएशन हो जाएगा आपका अपना। तो सो गाइस देखो, आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको क्या करना है, थ्योरी लेक्चर देखनी है आरके सर की। अगर आप थ्योरी लेक्चर नहीं देख रहे हो तो इस लेक्चर को देख रहे हो केवल, तो आपके 50% ये लेक्चर पढ़ने वाला है और आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा जो थ्योरी लेक्चर देखकर देखने वाले लोगों को आ रहा है। सो गाइस, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चैनल पर नए हो तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके लिए हम और ज्यादा अच्छे कंटेंट ला सकें। थैंक यू, टेक केयर।